हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 10,000 लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस एंड 5,000 लाइन्स लीव इट, फाइंड द टोटल चार्ज कंटेन इन इट। जो 10,000 लाइन है फोर्स का, वो क्या करता है, किसी वॉल्यूम में एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसमें से जो 5,000 लाइंस है वो बाहर निकलता है। हमें जो है चार्ज को निकालना है, टोटल चार्ज जो उस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है। क्या है, हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इसी का हमें सोल्यूशन करना है। ये हमारा हुआ क्यूब, उसके अंदर जो है 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एंटर हो रही है, ये क्वेश्चन में दिया है। और बाहर कितना निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? 5,000। ठीक है, इतने फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकल रहा है। और ये जो क्यूब है उसका वॉल्यूम हम सपोज करते हैं V। तो इस वॉल्यूम V में जो है इतने लाइंस एंटर हो रहे हैं और 5,000 बाहर निकल रहा है। हमें इसके अंदर कितना चार्ज है उसको निकालना है। ठीक है, इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा वॉल्यूम V में से वो कितना होगा उसको हम निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, ये जो है एंटरिंग है तो नेगेटिव होगा, ये बाहर की तरफ निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये हमने पहले भी किया था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस वाले चैप्टर में। यहाँ पर ये जो है हमारा सिलेंडर है, ये इन सरफेसेस का एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो एक्यूट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में, और यहाँ पर एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में। ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने किया था। ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव होगी, तो जो एंटर हो रहा है लाइंस वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो बाहर निकलता है लाइंस वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमें जो है क्या निकालना है, आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है इस वॉल्यूम V में से, और वो भी टोटल। टोटल मीन्स हमें इन दोनों टर्म्स को प्लस करना होगा, लेकिन एक जो है वो एंटर कर रहा है और दूसरा बाहर निकल रहा है, तो हमें करना तो प्लस है क्योंकि हम टोटल को निकाल रहे हैं। तो 5,000 प्लस माइनस 10,000 आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 10,000। माइनस क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि जो लाइंस एंटर हो रहा है वो नेगेटिव साइन का होता है। तो 5,000 माइनस 10,000 जो है वो माइनस 5,000 के बराबर आएगा। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स है वॉल्यूम V में वो कितना है, माइनस 5,000 लाइंस के बराबर है। ना हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हमने पूरा वॉल्यूम V के लिए निकाला, ना हम एक यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे। यूनिट का मतलब होता है 1। अब ये 1 कैसे बनेगा, जब हम V से डिवाइड करेंगे दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को। ठीक है, तभी तो हमारा यूनिट वॉल्यूम बनेगा। तो हम यहाँ पर माइनस 5,000 लाइन्स अपॉन V लिखेंगे। ठीक है, इस V का हमने साइड चेंज किया है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, या दोनों साइड को हमने V से डिवाइड किया है क्योंकि हमें यूनिट वॉल्यूम का चाहिए, V वॉल्यूम का नहीं। और जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो डाइवर्जेंस के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, तो उसके जगह पर हम डाइवर्जेंस ऑफ E लिखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। नाउ ये जो है गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म हमारा कहता है कि जो डाइवर्जेंस है E वेक्टर का वो बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये फॉर्मूला है, हमने पहले वाले वीडियो में प्रूव किया था। अब यहाँ पर ये जो रो है वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जिसको हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। तो Q अपॉन V इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। रो का वैल्यू हमने पुट किया है, बाकी और कुछ नहीं किया है। ठीक है,
तो जो Q अपॉन V एप्सिलॉन नॉट है वो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ E है, उसका वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो ये जो है -5000 अपॉन V के बराबर आएगा। V इंटू एप्सिलॉन नॉट का अगर हम साइड चेंज करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, V और V हो जाएगा कैंसिल। Q हमारा कितना आएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू 5000 के बराबर आएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है जो कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। अब यहाँ पर हम चार्ज निकाल रहे हैं तो यूनिट कूलम आएगा क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इंटू 5000 हम लिखेंगे। जब हम 8.85 इंटू 5 करेंगे तो हमें जो है एक नंबर मिलेगा, नेगेटिव साइन तो यहाँ पर है तो उसको हमें वैसे ही लिखना है। 8.85 इंटू 5 जो है वो किसके बराबर होता है 4.425 के बराबर होता है। 10⁻3 10⁻⁻12 को हमें अलग से सॉल्व करना है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा। -12 + 3 जो है वो 10⁻⁻9 आता है। जब हम पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे तो 10⁻⁻10 कूलम आएगा। वैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। जो नंबर्स है उनको अलग से इंटू किया है और जो 10 का पावर है उनको अलग से सॉल्व किया है तो हमें आंसर मिलता है -4.425 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। और सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया है। हम सपोज करते हैं कि V जो है हमारा वॉल्यूम है किसी स्पेस का, तो जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा वॉल्यूम V में से वो बराबर होगा जितने भी फ्लक्स अंदर और बाहर निकले हैं उसके सम के, ठीक है, जो कि -5000 लाइन्स आता है, ठीक है। अब ये जो -5000 लाइन्स है उसको अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम V से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और ये जो है डाइवर्जेंस ऑफ E के बराबर होता है। आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ E के बराबर होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस वाले टॉपिक में हमने देखा था, क्या देखा था, जो टोटल फ्लक्स होता है लिविंग पर यूनिट वॉल्यूम वो जो है डाइवर्जेंस ऑफ E के बराबर होता है। इस पर भी वीडियो बनाया है। तो ये जो आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो डाइवर्जेंस ऑफ E के बराबर होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ E जो है -5000 अपॉन V के बराबर होगा। गॉस थ्योरम के मुताबिक डाइवर्जेंस ऑफ E जो है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये भी हमने किया था पहले वाली वीडियो में, ठीक है। रो जो है Q अपॉन V के बराबर है। Q हमारा टोटल चार्ज है और V हमारा वॉल्यूम है। क्योंकि रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ E का वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम Q को निकालेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके। और ये जो है इतना आता है -4.425 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। और उसी सिमिलर वे में हमें एग्जाम्पल नंबर 7 भी करना है, सेम है। कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज जो कि एक क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया है। अगर जो नंबर ऑफ लाइंस उस सरफेस से बाहर निकल रहा है वो 20,000 है और जो एंटर हो रहा है वो 10,000 है, तो उस केस में हमें चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज को, जो कि हमने अभी ऊपर भी निकाला था, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं Q जो है वो टोटल चार्ज है जिसको इस सरफेस ने बंद किया है। तो गॉस थ्योरम के मुताबिक जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है, हमें पता है। तो फाई जो है वो क्या है, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आउट गोइंग और इनकमिंग के प्लस के बराबर होगा, एंटरिंग और इमर्जिंग के प्लस के बराबर होगा। जो एंटर कर रहा है उसका साइन जो है वो नेगेटिव होता है, ये हमने पहले वाले वीडियोस में देखा है। तो ये नेगेटिव बन जाएगा। 20,000 माइनस 10,000 जो है वो 10,000 आएगा। अब यहाँ पर हम इमर्जिंग को निकाल रहे हैं तो पहले हमें इमर्जिंग को लिखना होगा, ठीक है। फाई हमारा इतना आया और फिर उसके बाद यहाँ पर फाई का भी यूनिट लिखा है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने लिखना है जो कि एक कांस्टेंट है और उसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर होता है। नाउ हमें इस इक्वेशन से पता चलता है कि Q जो है वो 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इन दोनों के वैल्यूज को हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने लिखा और फाई का भी वैल्यू हमने लिखा, ठीक है। यहाँ पर 8.85 है तो 8.85 यूं ही आएगा। 10⁻⁻12
-12 और 10⁴ को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड करना है। तो यहाँ पर 10⁻, जो भी आंसर आता है -2 तो नहीं है, वो हमारा आंसर है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। हमें प्रूव करना है कि जो टोटल फ्लक्स होता है एक क्लोज सरफेस पे एक चार्ज की वजह से जो कि उस सरफेस के बाहर प्रेजेंट है वो 0 है। तो उसी को हम प्रूव करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या सपोज करना है? हमें सबसे पहले सपोज करना है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, एक बंद सरफेस है, ठीक है, और उसके बाहर हमारा जो चार्ज है इस सरफेस के अंदर नहीं। क्लोज का मतलब होता है फुटबॉल, ठीक है, ये बंद है। उसके बाहर जो है हमारा चार्ज Q, दैट इज पॉजिटिव Q, वो प्रेजेंट है। अब वही से हमें एक कोन को बनाना है, ठीक है। अब ये जो कोन है वो सॉलिड एंगल बनाएगा। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था। सॉलिड एंगल हमारा d⍵ होगा। और ये जो कोन है वो इस सरफेस पर, ये जो क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, उधर इधर कट करेगा। और अगर हम बैक साइड देखेंगे तो ये जो कोन है वो यहाँ पर कट करेगा, है कि नहीं। ये हमारा फुटबॉल की तरह बंद है, ठीक है। और जिन पोजीशन पे कट किया है उसको हम A और B कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमें देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम Q0 को टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो प्लस Q चार्ज जो है वो उसको रिपेल करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। सेम चार्ज जो है रिपेल होता है। अगर ये नेगेटिव होता तब अट्रैक्ट करेगा, इस केस में ये रिपेल करेगा तो इधर पहुंचेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारा टेस्ट चार्ज रिपेल होता है। और इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो जो है ds1 वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन मैंने यहाँ पर किया। इस सरफेस का जो नॉर्मल है 90 डिग्री है, वो इस डायरेक्शन में होगा। उसको हम डिनोट करेंगे ds2 वेक्टर लिख के, जो कि हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें E और ds के बीच में एंगल नजर आ रहा है। E और ds के बीच में हमने एंगल ड्रॉ किया और उसको हम सपोज करते हैं कि वो थीटा है, सपोज करते हैं, ठीक है। अलग होगा दोनों का एंगल्स। और ये जो एंगल है इस केस में ऑब्ट्यूस होगा, पहले वाले केस में एक्यूट होगा। एक जगह पर एक्यूट, दूसरे जगह पर ऑब्ट्यूस होगा। हम यहाँ पर क्लियरली फिगर में देख सकते हैं एक एंगल 90 से ज्यादा है और दूसरा 90 से कम है। तो वही कंडीशन हमने किया है ना। हम जो है फ्लक्स निकालेंगे ए वाली पोजीशन पर, तो वो जो फ्लक्स है वो बराबर होगा Q/4πε0 d⍵ के। यहाँ पर जो d⍵ सॉलिड एंगल है वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ए पोजीशन पे जो एंगल है थीटा एंगल, E और ds के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और हमारा जो सॉलिड एंगल है वो कितना होता है? ds1 cos थीटा डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है A और Q के बीच में विच इज r। ये जो cos थीटा है वो ऑब्ट्यूस है हमारा, यानी कि 90 से ज्यादा है। सपोज करते हैं 180 है तो -1 आएगा। जब cos थीटा 90 से ज्यादा होता है तब आंसर हमारा माइनस में आता है, इसलिए हमारा d⍵ एंगल भी माइनस में होगा। उसी तरीके से जो B पे फ्लक्स है वो बराबर होगा Q/4πε0 d⍵ की। अब यहाँ पर d⍵ जो है वो नेगेटिव नहीं है। क्यों नेगेटिव नहीं है? क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो एक्यूट है। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। सपोज करते हैं 0 इज लेस देन 90, तो cos ऑफ 0 1 होता है, तो यहाँ पर d⍵ नेगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों का सॉलिड एंगल d⍵ है, ठीक है। टोटल फ्लक्स जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा Q/4πε0 d⍵, माइनस है तो माइनस लिखना होगा, प्लस Q/4πε0 d⍵। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, तो हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर ये जो d⍵ है इन दोनों सर्फेसिस का सॉलिड एंगल है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बस जो थीटा एंगल है वो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव बनाता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस और डिस्टेंस और एनीथिंग। हम सपोज करते हैं हमारे पास प्लस Q चार्ज है और वो क्लोज सरफेस के बाहर है और वो d⍵ एंगल बना रहा है
और ये जो कोन है वो इस सरफेस को दो जगह पे कट कर रहा है, ए पोजीशन और बी पोजीशन पर। ए पोजीशन का जो सरफेस है उसका एरिया ds है और उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। बी पोजीशन पे उसका एरिया वेक्टर भी यहाँ पर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए डी ओमेगा नेगेटिव हुआ है। यहाँ पर एंगल एक्यूट है। ठीक है, जो गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटीग्रल फॉर्म था जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पर हमें फ्लक्स का फॉर्मूला मिलता है और डी ओमेगा का फॉर्मूला भी हमें मिलता है। डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया कोस थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हमारा सॉलिड एंगल होता है। अब यहाँ पर ये सरफेस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, डिस्टेंस इसका जितना भी हो, फिर भी दोनों इक्वल आएगा। दोनों का वैल्यू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि दोनों का सॉलिड एंगल सेम है। तो यहाँ पर फर्क किस में है? सिर्फ थीटा में फर्क है। थीटा एक का नेगेटिव होता है, डी ओमेगा एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव होता है थीटा की वजह से, और उसी वजह से हमारा आंसर 0 आता है और उसी को हमें प्रूव करना था। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, टोटल फ्लक्स ओवर अ सरफेस ड्यू टू चार्ज लाइंग आउटसाइड इज 0, और वही हमें प्रूव करना था।